सबसे ज़्यादा टफ क्या है यहाँ पे? क्या लगता है आपको कि कमिंग एज एन person who has worked in India, who have done masters already, and now you're moving to a new country, what do you think is the most toughest thing what you are have gone through or going through? सर मेरे को जो चीज़ सबसे ज़्यादा यहाँ पे डिफ़िकल्ट लगी अभी तक तो This course is quite unique और ये सिर्फ NZTC के पास अवेलेबल नहीं है, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो आपको क्या लगता है कि सबसे बेस्ट चीज़ क्या है? अगेन बेस्ट एंड वर्स्ट, तो ये कोर्स में आपको क्या फीलिंग है? सो कहाँ से करें कोर्स में स्टार्ट? पढ़ाई से करें? सब पढ़ाई से करते हैं। चलो, तो आपकी पढ़ाई के बारे में कुछ बताओ, आपने इंडिया में क्या पढ़ाई की? सो सर बेसिकली इंडिया में आफ्टर माय 10th तो शुरू से पेरेंट्स का यही माइंडसेट था कि इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है। तो फर्स्टली आफ्टर 10th मैंने डिप्लोमा किया है इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बिकॉज फादर को था कि बाद में जाके भी इंजीनियरिंग करनी है तो शुरू से थोड़ा बेस इंजीनियरिंग का बन जाएगा और थोड़ा ज़्यादा फील्ड की नॉलेज हो जाएगी। तो मैंने आफ्टर 10th 3 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग किया है। देन उसके बाद बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम अमृतसरी, वो कंप्लीट करके फिर एक आध महीना जॉब की है। कॉलेज प्लेसमेंट हो गई थी बायजूस द लर्निंग एप्लीकेशन में। उस टाइम पे बायजूस अपनी पीक पे था। हाँ। तो 1-1.5 महीना उसमें काम करके देन आई शिफ्टेड टू कि मैं मास्टर्स करूं। मेरे सिस्टर भी हैं, जो मेरे एल्डर सिस्टर हैं, तो उन्होंने भी मास्टर्स करी हुई है, एमटेक करी। तो मेरे माइंड में था कि जब एक घर में आप पले बड़े हो सेम ही इन्वायरमेंट में, तो एक ने थोड़ा सा ज़्यादा एज किया हो तो वो माइंड में बैक ऑफ द माइंड रहता है। तो देन सर मैंने एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से ही। एंड उसके बाद 3 साल कॉरपोरेट में एंड कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स में थोड़ा टाइम का एक्सपीरियंस है। एंड नाउ आई एम हेयर विद यू इन न्यूजीलैंड, और यहाँ पे अभी बिल्कुल एक नए फील्ड टीचिंग फील्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं उसके बारे में। तो यही है सर बैकग्राउंड अभी तक। पहली गवर्नमेंट जॉब जो आपने छोड़ी, जो भी आप बता रहे हो कॉर्पोरेट में आपने काम किया, तो वो क्या था, उसके बारे में थोड़ा बताओ। सो सर इनिशियली आफ्टर 2021-22 के आसपास तो मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी गवर्नमेंट साइड में कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कुछ टाइम के लिए काम करना। बिकॉज जो चीज़ पीछे रह गई उसको मैं ज़्यादा वो स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट को इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो उसमें सर मेरा 4 से 6 महीने का एक्सपीरियंस था। ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड ही मैंने उसको क्विट कर दिया था, बिकॉज थोड़ा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ लिंक था। तो उसमें पुराने केसेस बहुत ज़्यादा मेरे को इमोशनल सा फील होता था उस सेक्टर में कि लोगों के 10-10, 15-15, 20-20 साल से कुछ ज़मीनों के लिए केस अड़े पड़े हैं। तो एज अ ट्रेनी आपके हाथ में इतनी पावर होती नहीं है कि आप उसको सॉल्व कर पाओ। तो वो एक मेरे लिए सेटबैक था कि वो सेक्टर शायद वो कहते हैं ना कई बारी भी खुदा ने आपको कोई चीज़ दे देते हैं लेकिन वो उसकी फुल पोटेंशियल आपसे नहीं निकलती। तो वो उस टाइम पे मेरे को लगा बेटर नहीं है। तो फिर मैंने कॉर्पोरेट साथ के साथ ज्वाइन कर लिया। तो मैंने सर एज 3 साल फ्रॉम 2022 टू 2025 मैंने एज अ डेटा साइंटिस्ट काम किया है इन अ वेरी रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएस। तो उसमें फ्रॉम अ वेरी बेसिक सैलरी टू अ बेसिक पोजीशन से मैंने स्टार्ट करके टीम मैनेजर, टीम लीड, देन प्रोजेक्ट मैनेजर, एंड उसके ऊपर मैं काफ़ी लीड्स, देन काफ़ी अच्छी पोजीशन सब गया हूँ जहाँ पे मैंने 3 से 4 प्रोजेक्ट्स भी अपने अंडर काम किया है। तो ओवरऑल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी था, गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस भी था। देन उससे ड्यूरिंग द कॉर्पोरेट लाइफ ही मेरे माइंड में एक थॉट आया कि यार जॉब सेफ नहीं है। हाँ। कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अराउंड 2025 जनवरी के अराउंड मेरे माइंड में ये आ गया था कि यार कुछ इंडिया में और मेरी करंट सिचुएशन में कुछ ट्रेंड्स ऐसे बन रहे हैं कि डर लग रहा है जॉब का कि जा सकती है। हाँ। तो वो थॉट पूरा हो गया मेरा। मई 2025 में मेरी जॉब चली गई अनफॉर्चुनेटली। हाँ। प्रोजेक्ट्स बंद हो गए इन्वेस्टर की वजह से कुछ ऐसे। तो देन एक डिसीजन बना न्यूजीलैंड आने का। हाँ। फिर आपसे कांटेक्ट हुआ एंड
Here you are. Here I am sitting in your house. अच्छे से बात कर रहे हैं. Nice. Which course are you doing? I am doing graduate diploma in early childhood education. तो ये ट्रांजिशन कैसे आपने सोचा कि मुझे इस सेक्टर में जाना है? सो सर इसमें काफ़ी इन डेप्थ रिसर्च लगी थी मेरी, बिकॉज सर एशिया के जो जॉब ट्रेंड्स हैं, एशिया की स्टडी ट्रेंड्स हैं, वो आउट ऑफ एशिया वो बिल्कुल डिफरेंट एक मार्केट्स हैं. जैसे आई एम फ्रॉम द नॉर्थ, अमृतसर और पंजाब से हूँ मैं, तो फर्स्ट प्रेफरेंस ऑब्वियसली कनाडा होती है. तो कनाडा के करंटली ट्रेंड्स मेरे को, बिकॉज मेरे मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स वहाँ पे सेटल्ड हैं और कुछ नए भी गए हैं, तो मेरे को उसके वहाँ के ट्रेंड्स पता थे कि जॉब ट्रेंड्स इतने अच्छे नहीं हैं. जो कि अथॉरिटी वाली जॉब्स हैं या हायर स्केल पैकेजेस हैं, वो इस टाइम के ऊपर क्रैक करना क्लोज टू इम्पॉसिबल है. बिकॉज मेरे साथ कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी माइंड्स भी जो पढ़ते थे वो उधर गए हैं. हाँ. तो वो इतना बढ़िया कुछ अभी अचीव नहीं कर पाए थे. तो सेकंड आता है यूएस वॉज नॉट एट ऑल पॉकेट फ्रेंडली. हाँ. तो बिकॉज मास्टर्स मेरे पास ऑलरेडी थी एमटेक, हाँ. तो मेरे को था कि डबल मास्टर्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि 35-40 हज़ार लगाओ. एंड यूएस में सर एक ही चीज़ ये भी है, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट तो आपके पास शायद वर्क राइट्स नहीं होते, बस आप अपने वेकेशंस के ऊपर ही काम कर सकते हो, जो मेरी रिसर्च थी कि यूएस में ये ट्रेंड्स हैं. देन ऑब्वियसली सर यूरोप तो कभी मैंने सोचा ही नहीं. देन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ही था. सो दोनों की कल्चर सेम है, जॉब मार्केट सेम है, करेंसी भी सेम है. तो ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट मेरे जो करंट कोर्स की फ़ीस है, एंड थैंक्स टू यू एज़ वेल, और बिल्कुल वहाँ पे मेरी डबल फ़ीस थी. डबल से भी 2.2 या 2.3 टाइम्स थी, और यहाँ पे मेरी बिल्कुल उससे हाफ थी. तो टीचिंग फील्ड सर स्पेसिफिकली ऐसे फिगर आउट हुई कि जब मैंने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के ट्रेंड्स देखे, तो सर यहाँ पे जो ग्राउंडेड काम होते हैं, जैसे आप एज केयर टेकर हो, आप टीचर हो, प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी, तो वो एक बढ़िया करियर ऑप्शंस माने जाते हैं कि एक प्रोफेशनल जॉब्स में आते हैं. सो एज आईटी भी है, आईटी भी फील्ड था, बट मेरे को था कि कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस हो गया था, तो ऑब्वियसली मेरे को भी जॉब सिक्योरिटी वो बैक ऑफ द माइंड इतनी ज़्यादा हिट कर रही थी कि मेरे को कुछ ना कुछ सिक्योर को एक्सप्लोर करना था. तो फिर जब मेरी आपके साथ डिस्कशन हुई कि सर ये 1-2 चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, कि एक टीचिंग है, देन 1-2 टेक्निकल चीज़ें भी मैं देख रहा था, तो फिर आपसे डिस्कशन करने के बारे में मैंने जॉब मार्केट के बारे में समझा, यहाँ पे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में देखा. तो फिर या ऑब्वियसली मेरे को ये था कि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, कि अनफॉर्चुनेटली आपकी जॉब वैसे न्यूजीलैंड में जाती नहीं है. हाँ, अगर एक बार परमानेंट जॉब लग गई तो यहाँ की स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि 3 से 4 आपको पहले वो रिमाइंडर्स देते हैं, आपको वार्निंग्स मिलती हैं, रिटन वार्निंग्स मिलती हैं, फिर जाके जॉब जाती है. तो मेरे को ये कल्चर बहुत अच्छा लगा यहाँ पे. तो देन टीचिंग और मेरी आईटी का जो स्टार्टिंग पे स्किल था वो सेम है, और 1-2 साल के एक्सपीरियंस का भी सेम है, तो ऑब्वियसली मेरे को, और इसमें पीआर भी है तो ये भी एक चीज़ थी, तो मैंने इसलिए इसको प्रेफर किया. परफेक्ट. तो अभी एट प्रेजेंट क्या चल रहा है? एट प्रेजेंट कितना टाइम हो गया आपका हुए? एट प्रेजेंट सर मैं न्यूजीलैंड में लैंड किया था ऑन 28th of September 2025. 28 September. 28 September. That's my date of birth. Belated happy birthday sir. Thank you. एंड सर मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ था 29th of September 2025 को ही. नेक्स्ट डे? बिल्कुल नेक्स्ट डे. अच्छा. बिकॉज थैंक्स टू VAC ग्लोबल एजुकेशन मैंने सितंबर में ही फाइल लॉन्च करी थी, और विद इन 7 days ही मेरा वीज़ा आ गया था. 7 days? 7 वर्किंग डेज. वाओ. I think you are the fastest one to get the visa. हमें फर्स्ट अप्रूवल, जो वीज़ा की अप्रूवल भी, तो विद इन 7 वर्किंग डेज हमें मिल गई थी. हाँ. और उसके बाद सर बस फीस करवानी AIP थी, जो है 7 days वो में. टोटल प्रोसेस 12 से 13 दिन मैक्सिमम का ही था, वर्किंग डेज का. अभी इतना फास्ट नहीं है. नहीं सर, मेरे को लग रहा है कि प्रोसेस तो सेम ही है. अगर आपकी फाइल्स वगैरह सारा कुछ सॉर्टेड है एज पर आपकी गाइडेंस के हिसाब से, पॉइंट बाय पॉइंट चलो तो सब कुछ पॉसिबल है. एंड नाउ अभी सर मैं काम भी कर रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, लाइफ को बैलेंस आउट भी कर रहे हैं, चीज़ें एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, यहाँ का कल्चर सीख रहे हैं, उसमें अडेप्ट हो रहे हैं, और बस यही चल रहा है. सबसे ज़्यादा टफ क्या है यहाँ पे
क्या लगता है आपको कि कमिंग एज एन पर्सन हु हैज़ वर्कड इन इंडिया, हु हैव डन मास्टर्स ऑलरेडी, and now you're moving to a new country, what do you think is the most toughest thing what you are have gone through or going through? सर मेरे को जो चीज़ सबसे ज़्यादा यहाँ पे डिफ़िकल्ट लगी अभी तक तो वो टाइम मैनेजमेंट है। बिकॉज यहाँ पे लोग अर्ली राइजर्स हैं कि वो 5-6 बजे उठ जाते हैं और उनका डे स्टार्ट 5-6 बजे हो जाता है और शाम को 5-6 बजे उनका डे रैप हो जाता है मोस्टली। हाँ। और उनके पास फैमिली टाइम भी है, अपने लिए टाइम भी है। और मेरा इंडिया का स्केड्यूल ऐसे था कि मैं थोड़ा 9-10 बजे उठने वाला बंदा हूँ। 9-10 बजे उठे, फिर 12-12:30 बजे दिन स्टार्ट हुआ। ये जॉब जाने के बाद का पीरियड है। जॉब के टाइम पे ऑब्वियसली अर्ली राइजर जब तक काम है वो है। तो सर ये था कि मेरा डे काफ़ी लेट स्टार्ट होता था, तो जिस वजह से डे एंड भी ऑब्वियसली लेट होगा। तो डे एंड होते होते बाकी सबका डे फिनिश हो जाता है और मेरा चल रहा होता है। तो वो इनसिक्योरिटी माइंड में आती है, यार लोग अपने काम से फ्री होके बैठे हैं और मैं अभी भी वो लूप में फंसा हूँ। तो उसको सर मैं थोड़ा सा मैंने ठीक किया कि हर एक चीज़ को स्ट्रक्चर्ड वे में जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे दिन को, उतनी जल्दी आपको अपने लिए टाइम मिलेगा। बिकॉज ऑब्वियसली 10-11 बजे काम अपना स्टडी स्टार्ट करूँगा या प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगा, देन शाम को इवनिंग काम करूँगा, तो ना सुबह दिन मिलेगा। शाम को जॉब होती है बिकॉज एज अ स्टूडेंट आपके वर्क राइट्स के हिसाब से जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आपकी ज़रूरत है वो उस टाइम पे बुलाएंगे आपको, तो वो मोस्टली शाम के टाइम ही होता है। तो सुबह का दिन गया, दोपहर का और दिन का टाइम पढ़ने में प्रैक्टिस में चला गया, शाम का टाइम काम करने में चला गया। तो वो पर्सनल टाइम, ग्रोथ के लिए टाइम, की मेंटल आपकी स्टेट को समझने का, आप इस कंट्री एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं मिलता। तो ये चीज़ अडेप्ट अभी भी कर रहा हूँ। अभी भी वो 8 बजे का टाइम, ये तो मेरे साथ भी है। लाइक वी वेंट टू रोटरुआ यस्टरडे, वी केम बैक एट अराउंड 11-11:30 एट नाइट एंड देन we were so tired, we had to cook. Then we cooked, ate food, and then you need some relaxation time, started watching TV, and then we end up sleeping at like 4 in the morning. But then 9 o'clock we start getting the calls कि जिनका जो प्रोसेस चल रहा है उनको रिस्पॉन्स देना है, ये देना है, एंड देन यू रियली हैव टू प्लान एवरीथिंग एज पर द नेक्स्ट डे एंड द वीक एंड द मंथ। तभी यहाँ पे चीज़ें जो हैं तो आपका ये एकदम बहुत वो है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? सबसे अच्छी चीज़ सर मेरे को यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। थैंकफुली मेरे को पिछले 4 महीने से मैंने एक भी हॉर्न नहीं सुना। मैं अपने रूम में होता हूँ तो मेरे को अपनी पर्सनल स्पेस लगती है। रूल्स बहुत अच्छे हैं और सर लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं यहाँ पे कि किसी के साथ आप इंटरेक्ट करते हो, किसी को अपनी बात शेयर करते हो या उनसे फीडबैक लेते हो, तो ऐसा नहीं लगता कि वो ऊपर ऊपर से आपको फीडबैक दे रहे हैं। जो जनरल टू द पॉइंट अच्छा फीडबैक होगा वो आपको अच्छा बताएंगे, प्लस जो आपके नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो नेगेटिव पॉइंट्स भी बताएंगे आपको। तो वो शुगर कोटिंग वे नहीं है, तो आपको अच्छा लगता है कि वो बंदा आपके साथ ऑनेस्ट है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप्स आपके जब बनते हैं तो वो अच्छे बनते हैं। एटमॉस्फेयर तो सर जो यहाँ का वेदर है, जो व्यूज़ हैं, जो यहाँ का खाना पीना है, वो बहुत ही अच्छा है कि वो तो प्लस पॉइंट्स हैं ही हैं। प्लस क्वालिटी ऑफ लाइफ है। अभी मैंने थैंकफुली टचवुड विद गॉड्स ग्रेस मैंने कार परचेज़ करी थी, तो उसकी रजिस्ट्रेशन मेरे को लगता है इंडिया में मेरे को आरटीओ के चक्कर लगाने पड़ते, फिर मेरे को उसके टैक्सेस। सबसे बड़ी चीज़ है मेरे को 36 मैकेनिक को दिखाना पड़ता ट्रस्ट करने के लिए कि यार ये कार चलेगी नहीं चलेगी, क्या चलेगी। या तो VTNZ पे लेके जाओ, एक ही बारी में वो स्कैन करके बता स्कैन करके। और प्लस सर जब वो जिसने बेचनी थी उसने इतनी ऑनेस्टली उसके प्रोज और कॉन्स लिखे हुए थे। मेरे को पहले 10 मिनट लगे कि अच्छा यार ये इसमें चीज़ें ठीक हैं, ये चीज़ें शायद फ्यूचर में ख़राब हो सकती हैं। भी इतनी ऑनेस्टी है यहाँ पे, कोई आपको पागल बनाने नहीं बैठा हुआ। हाँ, यहाँ पे ये सब नहीं और है। तो रजिस्ट्रेशन सर मेरे को लग रहा है 10 सेकंड में हो गई ऑनलाइन मेरी। ओके, परफेक्ट। सो थोड़ा सा कोर्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि दिस कोर्स इज़ क्वाइट यूनिक और ये सिर्फ NZTC के पास अवेलेबल नहीं है, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो आपको क्या लगता है कि सबसे बेस्ट चीज़ क्या है? अगेन बेस्ट एंड वर्स्ट, तो ये कोर्स में आपको क्या फीलिंग है?
तो सर इस कोर्स में मेरे को जो प्लस पॉइंट्स, पहले मैं प्लस पॉइंट्स की बात करता हूँ कि बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में हर एक चीज़ है, टू द पॉइंट है इसमें। पहले पहले तो ये है कि सर कोर्स सारा ऑनलाइन बेस्ड है और आपकी जो प्रैक्टिकम्स हैं और फील्ड प्रैक्टिस है वो ऑफलाइन है। तो विद इन जो कोर्स में आपको जो एक्सपीरियंस चाहिए, जो आपने काम करना है आगे, तो वो आपको डेली लाइफ में मिलता रहता है। बिकॉज हम बैक इन इंडिया या बैक इन एशिया ये बात होती है कि यार पढ़ते रहते हैं, फील्ड प्रैक्टिस या ऑन जॉब का जो एक्सपीरियंस है वो तो जब स्टडी खत्म होगी तभी मिलेगा। तो यहाँ पे इन्होंने इनका ये सिस्टम है कि ये प्रैक्टिकम को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ऑन फील्ड आपके रिव्यूज़ जाते हैं, आपका काम देखा जाता है, आपकी एक प्रॉपर फाइल बनती है, तो वो ज़्यादा बढ़िया है। प्लस जो ऑनलाइन स्टडीज़ हैं वो स्ट्रक्चर्ड हैं कि स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ आपके कोर्स के बारे में, आपकी स्टडी मटेरियल, कैसे आपकी असाइनमेंट्स होंगी, वो सब स्ट्रक्चर्ड है। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो रिस्पॉन्स सिस्टम काफ़ी कॉलेज का अच्छा है कि आप उनको डायरेक्टली मेल डालो या उनके कॉलिंग नंबर्स हैं तो उसी टाइम रिजॉल्व होता है। और अभी स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी उन्होंने एक और अपनी सर्विस ऐड करी है स्टूडेंट्स के लिए कि अगर कॉल पे और ईमेल पे आपको चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप 20 मिनट्स का एवरी वेडनेसडे एक वीडियो कॉलिंग सेशन उनकी सपोर्ट टीम के साथ बुक कर सकते हो। वो कॉल पे आएंगे 20 मिनट्स के लिए, जो भी है वीडियो डिस्कशन होगी, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी एंड देन अब अगर आप ओके हो तो देन एवरीथिंग इज प्रॉब्लम इज रिजॉल्व। प्लस सर जो असेसमेंट्स हैं उनकी मार्किंग ऑन टाइम हो जाती है, आपकी ग्रेड सिस्टम आपको ऑन टाइम मिल जाते हैं। बिकॉज जब आप असाइनमेंट सबमिट करते हो तो ऑब्वियसली आपको वो क्यूरियोसिटी रहती है यार कब मेरा रिजल्ट आएगा, तो वो प्रॉपरली आपको पता लगता रहता है कि अभी वो मार्किंग स्टार्ट हो गई है। एंड जो असाइनमेंट्स हैं उनके रिव्यूज़ आपको प्रॉपर लाइन बाय लाइन जो टीचर्स हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वो मार्क करके भेजते हैं कि कहाँ आपकी एरियाज आप और इम्प्रूव कर सकते हैं एंड विच आर द एरियाज यू आर गुड एट। कौन से आइडियाज़ जो हैं वो आपके न्यूजीलैंड करिकुलम के अकॉर्डिंगली बिल्कुल फिट बैठते हैं और कहाँ पे आपको और काम करने की ज़रूरत है। प्लस द टीचर्स ऑलवेज आर अवेलेबल टू गिव यू एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो और अपने एकेडमिकली और स्ट्रॉन्ग हो सकते हो। बट उसके सिमिलरली कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। नेगेटिव पॉइंट मेरे को अभी के लिए सिर्फ एक लगता है कि कॉलेज के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, कोर्स करिकुलम्स, कोर्स की स्टडी प्रैक्टिकम्स अच्छे हैं, बट टीचर के साथ कम्युनिकेशन इज़ डिफ़िकल्ट। कि नो डाउट टीचर ने अपना एक डेडिकेटेड टाइम स्टूडेंट सपोर्ट के लिए दिया होता है, लेकिन मेरे को वो 2 महीने बाद पता लगा कि हम टीचर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी बात कर सकते हैं। अच्छा, तो वो समझना मेरे को खुद पड़ा। तो तब तक मेरी 2 असाइनमेंट्स कंप्लीट हो गई थी और मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया। ओके। मैं मेल डालता था लेकिन वो मेल के ऊपर जो एक्सप्लेनेशन आती थी वो बोलते थे कि आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हो थ्रू गूगल मीट, तो वो गूगल मीट लिंक मेरे को मिलता नहीं था। हाँ। तो अभी मेरे को पता है भी कैसे चल रहा है, लेकिन वो कॉलेज को आई गेस ओरिएंटेशन में बता देना चाहिए। हाँ। कि जब आपका कोर्स चल रहा होता है आप टीचर के साथ इस डैशबोर्ड के ऊपर ये डेडिकेटेड टाइम वो डालता है कि सभी स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके डिस्कशन कर सकते हो। तो अभी के लिए आई गेस वो सॉर्टेड रहेगा, लेकिन इनिशियल 2-3 मंथ में मेरे व्हाट आई वुड रिकमेंड यू इज, यू बीइंग एन इंजीनियर, जो उनका सीईओ है, take a screenshot and how you can make that more visible and accessible to the student. Just shoot them an email. They might work on that. That's a great idea sir। या मेरे को तो अभी वो इंडिया वाली इनसिक्योरिटी होती है ना, कॉलेज को फीडबैक दे दिया नंबर ना कट जाए। नहीं यहाँ पे ये सब नहीं है। These people are way too open to accept the feedback. Yes. The more they will give you the feedback, the more they will accept the feedback also. So it's not like that. And if they do that, you have NZQA, you have Ministry of Education, you have everything available to you. Yes. For international student, this thing called pastoral care. पता है आपको? न्यूजीलैंड पेस्टोरल केयर एक बॉडी है जिसका काम ही सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट की टेक केयर करना है। आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको फिजिकल प्रॉब्लम है, एकेडमिक प्रॉब्लम है,
if the relevant body is not helping you, they are the one you can knock their door and they will do everything to make sure that you are in the right state in whatever you are doing. So ये न्यूजीलैंड की बहुत खास बात है. यहाँ पे हर चीज़ ना स्पेशलाइज्ड लोगों के हाथ में है. यहाँ कुछ भी तुक्के में नहीं चल रहा. ये तो है सर, स्ट्रीमलाइंड प्रोसेसेस, रूल्स वो चिपकाए होते हैं. आप जहाँ भी जाओगे ये रूल्स हैं. कोई भी रूल इधर उधर है तो आप बात करो. और सिविक सेंस तो मुझे लगता है इनका नेक्स्ट लेवल है कि आप जोर से बात नहीं करोगे, आप चिल्लाओगे नहीं, कुछ गंदगी नहीं करोगे, हर एक की प्राइवेसी के आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी. हर एक की सेल्फ सेंटर्ड लाइफ है, आपकी भी सेल्फ सेंटर्ड लाइफ है. कभी कभी सर मेरे को स्टार्टिंग में ये आके प्रॉब्लम आई थी. तो मैं कभी बाहर किसी के साथ इंटरेक्ट करता था तो हमारे इंडिया में ये चीज़ होती है कि बीइंग फ्रॉम अ पंजाबी कल्चर कि हम सभी बैकग्राउंड समझना चाहते हैं कि आप कहाँ से आते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है. वो पीछे 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 लेयर बाय लेयर वो लास्ट लेयर तक वाई हाउ व्हेन. तो वो सभी तो फिर यहाँ पे धीरे धीरे मैंने अडेप्ट किया कि नहीं ये चीज़ इट्स टू मच गेटिंग इनटू द पर्सनल स्पेस ऑफ समवन. एंड ये चीज़ मेरे को भी अच्छी लगी कि मैं भी उन चीज़ों के आंसर नहीं देना चाहता. तो आप पूछो भी मत और बताओ भी मत. आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं. कोई आपको आपकी बाउंड्री के क्लोज आ रहा है तो यू हैव टू वर्ड सॉरी एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल इन शेयरिंग. और कोई चीज़ किसी की अच्छी लगती है तो थैंक यू. ये 2 वर्ड्स यहाँ के मेरे को लग रहा है. प्लीज, सॉरी, थैंक यू आर द 3 मैजिकल वर्ड्स यू कैन सर्वाइव हियर इन एवरीथिंग एंड एनीथिंग. सर एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मेरे को हुआ था. मेरा किसी यहाँ पे फॉरेनर से ही बात हो रही थी तो उसने एक सेंटेंस वो कुछ ऑर्डर कर रहा था तो वो सेंटेंस उसने ख़त्म किया तो मेरे को था ये प्लीज़ एंड में बोलेगा. तो जब मैंने उसको रिस्पॉन्ड किया तो मैंने यहीं पे सीखा है. जब मैंने उसको आंसर किया तो मैंने बोला भी दिस इज द थिंग प्लीज़. तो उसको समझ आ गया कि उसने प्लीज़ नहीं बोला तो उसने मेरे को 3 बारी सॉरी बोला कि सॉरी फॉर दैट. तो फिर उसने रिफ्रेश करके फिर प्लीज बोला साथ में. नहीं बहुत लोग तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुपर फ्रेंडली है. सो आई थिंक वी हैव कवर्ड pretty much everything. Anything else you want to share with the people who are planning to come here? Any advice to them? So सर फर्स्ट एडवाइस वुड बी कि अगर आप न्यूजीलैंड में आके पढ़ना चाहते हो तो ऑब्वियसली योर फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी वीएससी. अरे ये सब बोलने की जरूरत नहीं है बिकॉज लेट देम मेक द डिसीजन. कि टचवुड फिंगर्स क्रॉस कि मेरा एक्सपीरियंस सर वीएससी के साथ बहुत अच्छा रहा है कि मैंने यहाँ से वीज़ा अप्लाई करने से पहले घाट का पानी पिया हुआ है कि मैंने सब कुछ एक्सप्लोर किया हुआ था. तो इसीलिए मेरे को पता है कि व्हाट दे आर ऑफरिंग ऑन द टेबल. प्लस सर प्री प्लानिंग आप वो होता है ना कुछ भी एग्ज़ाम हमने देना होता है तो हम उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स उसकी जो इवेलुएटर है उसको देखते हैं कि पिछले साल कैसा पेपर आया था उससे पिछले साल. तो हम कितनी प्रिपरेशन करके जाते हैं. तो कभी भी हम एक नई कंट्री जा रहे हैं तो अकोमोडेशन, कॉलेज और ट्रैवल ये 3 बेसिक्स तो हैं ही हैं. बट उसके अलावा हमें जॉब, बिकॉज मोस्टली क्या होता है वहाँ जाके तो मिल ही जाएगी, वहाँ जाके तो एक्सप्लोर करके देखा ही जाएगा. तो फिक्सिंग द बेसिक्स जैसे अभी लक्सन का हुआ है, फिक्सिंग द बेसिक्स एंड बिल्डिंग द फ्यूचर. तो जब तक बेसिक्स जितने आप क्लियर करके आ सकते हो कि आपके जितने भी कनेक्शंस हैं उनके साथ कांटेक्ट करो, जॉब के बारे में ढूंढो. देन अपने वीकली एक्सपेंसेस वहाँ से आने के पहले आपको पता होने चाहिए कि इतने वीकली एक्सपेंसेस हैं. मेरा ट्रैवलिंग टाइम कितना होगा कि अगर मैं कॉलेज जा रहा हूँ और अगर जॉब का ट्रैवल है तो वो आपके वो बोलते हैं कि कंफर्ट जोन में होना चाहिए. बिकॉज जितना ट्रैवल बढ़ेगा उतना आपका टाइम जाएगा. तो ये 4-5 बेसिक्स हैं कि जॉब के बारे में प्रॉपर एक्सप्लोर करो. आपको अपने कोर्स के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए और आपको उसके साथ ट्रुथफुल होना चाहिए. ChatGPT एंड AI टूल्स विल नॉट वर्क. वो आपको वो कॉलेज भी एक्सेप्ट करते हैं, वो आप ब्रशअप के लिए यूज़ कर सकते हो.
लेकिन उसको आप प्योरली आइडिया जनरेशन और काम करने के लिए नहीं यूज़ कर सकते। अभी कॉलेजेस और डिजिटल वर्ल्ड में सब चीज़ें, लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, असाइनमेंट्स पकड़ी जाती हैं, तो मैं पढ़ाई अभी भी आज बेकार होगा। सुबह एसओपी पढ़ रहा था, बच्चे की रिजेक्शन आया उसका, जो चैट जीपीटी का ना एक बहुत प्रोमिनेंट वो है, उसका जो डैश है वो बड़ा है, दिखता है वो, उसने वो जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर, 4 4 लाइन, फिर एक लंबी लाइन, फिर उसके बीच में डैश, वो मतलब कोई देखेगा तो लगेगा चैट जीपीटी से डाउनलोडेड डॉक्यूमेंट है बस वो। वही सर। तो जितनी अब इन डेप्थ, बिकॉज एक नई लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, जो भी इंडिया से ऑब्वियसली आता है, तो अपना खाना पीना, रहना सहना, जाना आना, काम करना, पढ़ना, वो सभी इन्वायरमेंट सेट करके अब वहाँ से आइए। फेसबुक मार्केट प्लेस बट ये सारी चीज़ें मेरा जो पर्सनल है, मतलब आई माइट बी रॉन्ग, बट जैसे अभी आपने बोला कि टाइम मैनेजमेंट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग व्हाट यू फेस्ड, ये सारी चीज़ें आप हाइपोथेटिकली तो इमेजिन करके आ सकते हो, बट जब आप यहाँ आओगे, जब आप उस सिचुएशन में होगे, मुझे लगता है वो तब असली स्ट्रक्चर वो तभी बन सकता है, वो इंडिया से बैठे हुए नहीं बन सकता। जॉब, आप जॉब मार्केट के बारे में रिसर्च कर सकते हो, बट जो आपकी जॉब होगी, लोकेशन, लोग, आपका काम, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब यहीं होगी। ग्रोसरीज, रेंट, वो आप कितना उसमें अंदर जाओगे, आप किसके साथ फ्लैटिंग कर रहे हो, आपके अरेंजमेंट्स क्या हैं, तो यू शुड नो इट ऑल। जैसे मैं एक चैनल रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को, सैनी व्लॉग्स, देखा है आपने उसका? मैंने उनका देखा है। हाँ, करणदीप, वो करणदीप को भी लास्ट ईयर वो हमारे थ्रू ही आया था, वेरी वंडरफुल गाय, उसके चैनल को आप सब्सक्राइब करो, वो ये सभी डे टू डे वाली वीडियोस बनाता है। डे टू डे, हाँ मैंने उनका देखा हाँ, है। तो वो आपने रिकमेंड किया था उनको। हाँ, तो वो एक चैनल है जिससे कि आपको काफ़ी कुछ लोकली यहाँ पे पता लग जाएगा। मैं उसको बहुत पुश करता हूँ, आज भी सुबह मेरी उससे बात हुई थी, तो मैं उसको बोल रहा था कि भाई और करो, अब उसका कोर्स खत्म होने वाला है। ही सेड ही हैज़ प्रॉमिस्ड मी दैट ही विल डू 3 व्लॉग्स इन अ वीक। मैंने कहा आई विल गेट यू एडिटेड, आई विल गेट यू थंबनेल, एवरीथिंग, यू डू दैट। सो वो एक ऐसा बंदा है जिससे कि, और ऐसे बहुत सारे हैं, इंस्टाग्राम पे तो बहुत सारे आते हैं, बट वो इंस्टाग्राम पे ना हाफ कुक्ड इन्फॉर्मेशन होती है। बिल्कुल सर। तो यूट्यूब इज मोर वेयर यू कैन गेट इन डेप्थ नॉलेज अबाउट ऑल दीज थिंग्स। प्लस सर लोकल कनेक्शंस जितने आप बना सकते हो उतने बाहर कम। निकलोगे, लोगों से मिलोगे, आपको ग्रोसरी में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको ग्रोसरी का सोल्यूशन मिलेगा, पब्लिक में मिलेगा। हाँ, आपको ट्रैवलिंग का इशू आ रहा है, आपको ट्रैवलिंग का सोल्यूशन मिलेगा। जितना आप सोशलाइज ज़्यादा होगे, कम्युनिकेशन इज द की, कम्युनिकेशन इज द की। हाँ, प्लस सोशलाइज जितना हो सकते हो, जितने कनेक्शंस बना सकते हो, दिस इज़ ओपन स्पेस। सो कोई किसी को नहीं रोकता, अभी मैं आपसे बात नहीं करूँगा, मैं आपसे कनेक्शन नहीं बना सकता, तो आपकी पर्सनल स्किल्स और आपकी वो अट्रैक्शन ही है, आप जितनी खींच लोगे उतना सर्वाइव करना अच्छा है। व्हाट वो से ना कि व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू, सीकिंग यू, so you need to seek the right things, राइट थिंग, seek the right people, make the right connections, and then right things will happen to you. राइट थिंग्स विल हैपन। और किसी महान अनुभव ने कहा है कि आज वो कल है जिसका कल आपको इंतजार था। चलो, थैंक यू गुरसिमरन थैंक यू for जगत सर, coming Very here nice to and meet you. getting us such lovely sweets. वो मैंने दिखाई नहीं है, but he got such lovely sweets, so and taking out time, and we were planning from such long time, Such a and long it time. finally happened. I am very grateful that you took time and come here. So guys, if you are also planning and you want help from Gursimran with his experience, what I'll do, if you are okay, I'll put your Instagram handle in the description. बिल्कुल सर, बिल्कुल। People can reach out to you, speak to you, and if you can help them, like I am always open sir. yeah, so you can help them and guide them. So if you guys have liked his journey till now, then hit the like button, share it with your friends and family, and subscribe to VAC. We shall see you in our next video. Till the time, you guys take care of yourself. Bye bye. Bye bye.